तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एनिमे की जिसकी हाइप अभी करंट टाइम में बहुत ज़्यादा चल रही है। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह इसी के बारे में बात हो रही है। सोलो लेवलिंग क्या ये वेबटून जैसा धमाकेदार है या फिर एक ओवर पावर कैरेक्टर ओवर हाइप एनिमे है? तो पहले बात करते हैं इस एनिमे के ओवरव्यू के बारे में। यह एनिमे बना है एक सुपर पॉपुलर कॉमिक्स पे जिसे हम मानवा के नाम से भी जानते हैं। इसका नेम है सोलो लेवलिंग। कहानी है एक ऐसे हंटर की जो कि सबसे वीक होता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके कारण उसकी लाइफ में सीक्रेट गेम सिस्टम आता है और उसकी लाइफ उसके बाद से 360 चेंज आती है। संग जिनवो हमारा मेन एमसी सबसे वीक कैरेक्टर से एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जिसे कोई बीट ही नहीं कर सकता, कोई टच भी नहीं कर सकता, जल्दी से कोई हरा ही नहीं सकता। इस एनिमे का जॉनरा है एक्शन, फैंटेसी और हीरो बनने वाली कहानी। और इसका स्टूडियो है A1 स्टूडियो जिसने इसको एनिमेट किया है और इसका म्यूजिक दिया है वही हिरोयुकी सामानो ने। तो अब बात करते हैं इसके एनिमेशन की। इसका एनिमेशन काफ़ी सही है, मुझे इससे कोई कंप्लेंट नहीं है और इसका एनिमेशन काफ़ी स्मूथ और स्टाइलिश लगता है। और इग्रिस वाली फाइट क्या ही बोलूँ, मज़ा आ गया उस फाइट के अंदर और इसका फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस रहा मेरा। लेकिन साथ ही साथ इसके एनिमेशन में मुझे एक प्रॉब्लम भी दिखी जो कि कई लोगों को दिखी होगी। इसका एनिमेशन इतना फास्ट है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अटैक कहाँ से आया, किधर गया, किसको लगा। कैरेक्टर मूवमेंट लाइटनिंग स्पीड पर होती है और इसी लाइटनिंग स्पीड एनिमेशन के कारण आप इसकी डिटेल मिस कर जाते हो, जैसे कि पंच की डायरेक्शन और उस पंच को रोकने का जो डॉज मूवमेंट होता है वो, और इसका इम्पैक्ट बहुत ही फास्ट लगता है। तुम इसकी डिटेल मिस कर जाओगे, तुम्हें मज़ा ही नहीं आया कब आ गया और कब निकल गया। इग्रिस वाली फाइट में होता है, मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट यही है। कंपेयर करें तो जुजुत्सु काइसेन भी एक ऐसा ही एनिमे है जिसके अंदर मूवमेंट फास्ट होती है, लेकिन उसके अंदर मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखी। उसके अंदर पंच की डायरेक्शन, डॉजिंग मूवमेंट और सारे इम्पैक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। आपको सब पता लगता है, आपको सारी ट्रैकिंग मालूम होती है कि ये पंच यहाँ से आया और उसे लगा, उसने डॉज किया। ये एक प्रॉब्लम, अगर हम इसको इग्नोर करें तो इसका एनिमेशन काफ़ी कड़क है। सीज़न 1 के अंदर एनिमेशन काफ़ी मस्त रहता है, सीज़न 2 के अंदर इसका एनिमेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है, खास करके इंट्रो, टाइटन, रीजन और म्यूज़िक की। तो सामानों का म्यूज़िक इसके अंदर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है और एक छोटे छोटे सीन को भी इम्पैक्टफुल एपिक बना देता है। तो अब बात करते हैं कहानी के जो पेसिंग है उसकी। इसकी पेसिंग फास्ट रहती है, जिनवो जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, पर ऐसा लगता नहीं है कि उसे बिना मेहनत के इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ और उसकी पावर्स हासिल हुई है। उसने मेहनत की है, अपना लेवल अप करते गया है, उसको हर फाइट में डैमेज मिला भी है, उसके बदले उसे पावर हासिल मिली है, लेवल अप भी हुआ उसका। तो अब बात करते हैं इसके साइड कैरेक्टर्स और वर्ल्ड बिल्डिंग की। तो वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ सभी तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम बंदे हंटर बनना चाहते हैं और यहाँ हंटर देखना आम बात है। और इसमें रैंकिंग बटी होती है, लोअर रैंक, अपर रैंक। तो हमारा जिन्वो सबसे पहले तो लोअर रैंक पे रहता है, फिर वो लेवल अप करता है अपना। और उन हंटर्स का काम है डंजन्स पे जाना और वहाँ के जो डीमन लॉर्ड्स होते हैं उनको मारना और वो डंजन्स बंद करना। डंजन्स की भी रैंकिंग दी जाती है जो कि रेड, ब्लू या फिर सी लेवल, ए लेवल जो भी है उस तरह की रैंकिंग दी जाती है। और अब रही साइड कैरेक्टर की बात, तो इसके अंदर साइड कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे मैक्सिमम सारे साइड कैरेक्टर बहुत पसंद हैं, ठीक ठाक लगते हैं देखने में। तो अब बात करते हैं कुछ फ्लॉज की। हाँ, इसके अंदर फ्लॉज भी हैं। एक वीक बंदा ओपी बनता गया, फिर सबसे लड़ता गया और ये साइकिल द्वारा रिपीट करता रहता है। वो किसी न किसी से लड़ता रहता है, चाबियों से कहीं ना कहीं जाते रहता है टेलीपोर्ट होके, फिर वहाँ लड़ता है, फिर वही स्टोरी फिर रिपीट होती है। अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, जैसे कि EOT जैसी स्टोरी लाइन तो बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो तुम अगर नॉर्मली जैसे कि JJK हो गया, डीमन स्लेयर हो गया, ऐसी टाइप के, वन पंच मैन हो गया और मैचले मजलसन मैजिक हो गया, उन टाइप के तुम्हें एनिमे पसंद है तो तुम्हें यही पसंद आएगा। दूसरा फ्लॉज, इसकी फोकस ओनली जिन्वो पे रहती है, साइड कैरेक्टर्स पे नहीं रहती, जो कि होनी चाहिए थी। कैरेक्टर्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, साइड कैरेक्टर्स। इसकी स्पॉटलाइट हमेशा जिन्वो पर ही रहती है। इसकी जगह इसे थोड़े से कैरेक्टर्स को और साइड कैरेक्टर्स को थोड़ी सी और डेप्थ देनी चाहिए थी, थोड़ा सा और स्क्रीन टाइम और सीन थोड़े से बढ़ानी चाहिए थी।
और जैसा कि मैंने पीछे एक पॉइंट दिया था एनिमेशन का टू फास्ट होना, एनिमेशन बहुत फास्ट रहता है, हाई मूवमेंट में चलता है और इसका एग्जैक्ट मूवमेंट समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और इस एनिमे की कुछ अच्छी बातें और इम्पोर्टेंट बातें जो इस एनिमे में बिल्कुल सही है। जो गेम सिस्टम है वो स्टोरी के अंदर प्रॉपरली फिट है। अगर गेम सिस्टम नहीं होता तो पूरी स्टोरी होती है। जहाँ गेम सिस्टम एक बैकड्रॉप होता है, यहाँ गेम सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जिसके बिना ये एनिमे कंप्लीट हो नहीं सकता और ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। गेम सिस्टम का एक अपना अलग ही प्लान लगता है जो कि मुझे लगता है सम जिन्हें को भी नहीं पता होता है। उसकी अलग ही एक प्लॉटिंग होगी जो कि आगे हमें पता लगेगी। मैंने मांगा नहीं पड़ा है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। सेकंड थिंग, इसके अंदर कोई भी लव एंगल या फिर टाइम पास कोई बकचोदी नहीं होती है, लेकिन वो अपने गोल पर फोकस करता है, कोई भी फालतू बकवास काम नहीं करता। उसका मेन गोल यही होता है कि उसको अपनी मॉम को ठीक करना होता है। और जैसा कि इसका नाम है सोलो लेवलिंग, तो अपना मेन कैरेक्टर इसके अंदर सोलो लेवल करता है। कोई भी टीम अप या फिर कोई फ्रेंडशिप या फिर कोई फ्रेंड उसका साथ नहीं होता, वो सोलो लेवल करता है, जो कि एक अच्छी बात लगती है। टीम अप देख देख के पक गया। तो ये था मेरा फाइनल थॉट। तो एक्शन हीरो बनने वाली कहानी है और स्टाइलिश एनिमेशन देखना है तो तुम इसको कंसिडर कर सकते हो। सीज़न 2 का रिव्यू तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। तो सोलो लेवलिंग सीज़न कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। इसका क्या कमी क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगी और रेटिंग भी साथ साथ लिख के जाना है इसकी, तुमसे कितना रेट करोगे। तब तक मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में।